अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू सेंटर में खुश आमदीद। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में दिल को दहलाती एक नाकाबिले यकीन कहानी 11वीं कोयल पार्ट 1। जिंदगी शर्त है ए तलबगारे मौत, खुद ब खुद मर जाओगे जो जिंदा रहोगे तुम। जेल की मैदानी दीवार पे लिखा ये शेर पढ़कर वो सोच रही थी कि यहाँ किस में इतनी हिम्मत है जो जेल की अंदरूनी दीवारों को लिखने के लिए इस्तेमाल करे। ए, क्या कर रही है यहाँ, आगे चल। पुलिस अटेंडेंट ने एक सुबह उसे बाकी औरतों के साथ मैदान में हाँकने के बाद एक दीवार के पास बेकार खड़े देखा तो कहा। वो आगे बढ़ने से पहले एक साथी कैदी से पूछने लगी, ये यहाँ किसने लिखा है? वही जो कल जेल से भाग गई। उस कैदी औरत की बात पे उसने चौंक के उसे देखा। कौन भाग गई जेल से? अरे वही शीशा कंघा, क्या नाम था उसका? उसने जहन पर जोर डाला। आयाना? वो झट से बोली। हाँ वही, आईना। उस औरत ने जवाब दिया तो एक तीसरी पुरानी कैदी औरत जो उन दोनों की बातें सुन रही थी आजमीन से बोली, तेरी तो बहन थी ना वो? तो आजमीन जवाब में खामोश रही। घबरा मत, मैं जानती हूँ तेरी बहन थी और ये भी जानती हूँ कि उसके चाल चलन की वजह से तू एक ही जेल में रहते हुए भी उससे लाताल्लुक रहती थी। वैसे बड़ी खरांट लड़की थी, न जाने कैसे भाग गई। मैं तो यहाँ पड़ी पड़ी बूढ़ी हो गई, लेकिन मुझे तो आज तक कोई भागने का रास्ता ना मिला। और वो कल की आई लड़की कुछ ही सालों में यहाँ से भाग भी निकली। सुना है उसे उम्र कैद हुई थी, पर कौन अपनी जवानी इस जेल की चारदीवारी में कैद करके रखना चाहेगा। हाय, काश मेरे पास भी इतना ही अयार दिमाग होता तो मैं भी कहाँ रहने वाली थी यहाँ। पर वो तो ऐसी शातिर निकली कि जिनके साथ उठती बैठती थी उन्हें भी अपने मंसूबे की कानो कान खबर तक ना होने दी। किसी और को ना सही अपनी बहन को तो ले जाती, पर ना जाने क्या चक्कर चलाया उसने कि रातों रात गायब हो गई जेल से। कोई सबूत तक नहीं छोड़ कर गई अपने फरार के तरीक़ेकार का। जैसे उसे या तो जमीन खा गई या आसमान निगल गया। वो औरत अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और आजमीन ये सोच रही थी कि बिला आखिर अयाना जेल से फरार होने में कामयाब हो ही गई। शुरू में उसने आजमीन को भी वरगलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आजमीन जो पहले ही अपनी नानी की बातों में आकर अपना मुस्तकबिल दांव पे लगा चुकी थी और 9 साल कैद की सज़ा भुगतने को दिल से तैयार हुई थी, अब अपनी बहन के बहकावे में नहीं आ सकती थी। वो तो अभी तक अपने गुनाहों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने कैसे अपनी तालीम और रोशन मुस्तकबिल की लालच में उन मासूम लड़कियों को अगवा करके अपनी जादूगर नानी के हवाले करके उल्टा अपना मुस्तकबिल तारीक कर दिया था। अफसोस तो ये था कि उसके हाथों अगवा शुदा लड़कियों में से कुछ को तो अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा था, और अगर वो बर वक्त खुद को पुलिस के हवाले करके अपनी नानी और बहन को गिरफ्तार करवा के उन बाकी बची लड़कियों को बाजियाब ना करवाती तो उन सब की मौत की जिम्मेदार भी वही होती। हालांकि वो इस बात से कतई अनजान थी कि उन अगवा की जाने वाली नौजवान लड़कियों को उसकी नानी एक जादुई रस्म में मारने वाली है। लेकिन जो लड़कियां मारी जा चुकी थीं, जाने अनजाने में उनके खून से उसके अपने हाथ भी रंगे गए थे। वो नल के नीचे अपने हाथ रगड़ रगड़ कर धोते हुए सोच रही थी कि न जाने ये रंग कभी जाएगा भी या नहीं। उसका ज़मीर उसे सोते जागते आईना दिखाता था। आईना यानी उसकी बहन आयाना से जेल में किसी भी किस्म का राब्ता ना रखने का उसका फैसला दुरुस्त था। वो इसकी जुड़वां बहन ज़रूर थी, लेकिन इसकी तरह नहीं सोचती थी। उसे ना तो पढ़ाई में दिलचस्पी थी, ना ही मेहनत करके हलाल रिज़्क कमाने में। वो तो जादूगरनी नानी की नवासी होने और अपने कदीम बंगाली काले जादूगर अजदाद की नस्ल निकल आने पर बेहद खुश थी। शॉर्टकट से पैसे कमाने का ख्याल ही उसके लिए बहुत दिलचस्प था। उसे हराम हलाल के फ़र्क में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ना उसे अगवा की गई लड़कियों की मौत से कोई फ़र्क पड़ता था और ना ही जेल की सज़ा से। वो जेल से भागकर बंगाल जाने के मंसूबे बनाती रहती थी। अयाना की इन्हीं सोचों के चलते आजमीन ने उससे मुकम्मल तौर पर कतई ताल्लुक़ कर लिया था। वो अपनी सज़ा ईमानदारी से भुगतना चाहती थी ताकि बाहर निकलकर वो फिर से एक बेहतर ज़िंदगी शुरू कर सके, और शायद अल्लाह भी उसे माफ़ कर दे। अयाना की अपनी सज़ा की मुद्दत पूरी होने से पहले ही जेल से फ़रार होने की खबर ने आजमीन को परेशान कर दिया था।
وہ اپنی بہن سے کوئی خاص جذباتی لگاؤ تو محسوس نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اس کے غلط عزائم سے واقف ہونے کی وجہ سے اسے دنیا کے لیے خطرناک گردانتی تھی، اور نہیں چاہتی تھی کہ اب اس کے یا اس کی بہن کی وجہ سے ان کے ارد گرد کے لوگوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس نے انکوائری کے لیے طلب کیے جانے پر بھی یہی سب کہا تھا۔ ایانا سے لا تعلقی ہی نہیں بلکہ آزمین باقی قید عورتوں سے بھی غیر ضروری گفتگو سے اجتناب برتتی تھی، کیونکہ جیل میں زیادہ تر ان پڑھ اور مجرم عورتیں ہی تھیں۔ وہ ان کو پڑھانے والی بہت مختصر سی ٹیم کا حصہ ہونے اور اپنے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے جیل جیسی بدنام جگہ پر قابل احترام سمجھی جانے لگی تھی۔ اس کے اچھے برتاؤ کو دیکھتے ہوئے اس کی قید کی مدت کم کر دی گئی تھی۔ وہ جس کی سزا وعدہ معاف گواہ بننے کی وجہ سے پہلے ہی ایانا سے کم تھی، اپنے اچھے چلن کی وجہ سے عنقریب جیل سے چھوٹنے ہی والی تھی کہ عمر قید کی سزا پانے والی اس کی بہن اس سے پہلے ہی جیل سے فرار ہو چکی تھی، اور وہ اس بات سے کافی فکر مند تھی۔ کاغذات پہ دستخط کر کے اس نے سامنے بیٹھے 3 اشخاص میں سے ایک کو تھما دیے، اور اس شخص نے پیسوں سے بھرا بریف کیس آزمین کے حوالے کر دیا۔ گھر کے باہر کھڑی وہ اس پہ ایک آخری نظر ڈال رہی تھی جب انسپیکٹر دلاور پراپرٹی ڈیلرز کو رخصت کر کے آزمین کے پاس چلا آیا۔ ویسے اگر تم کچھ عرصہ اور انتظار کر لیتی تو اس گھر کے اچھے دام مل جاتے، وہ بولا۔ مجھے تو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ گھر میرے نام پہ خریدا گیا تھا، نہ کہ ایانا یا نانی کے نام پہ۔ میرے لیے تو فی الحال یہ رقم بہت بڑی ہے، اور یہ سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ آزمین پرتشکر نظر آ رہی تھی۔ آزمین، تمہاری بہن ایانا کی طبیعت پہ وہ ٹھہراؤ اور سمجھداری نہیں تھی جو تمہاری طبیعت میں تھی، اور شاید اسی بات کو دیکھتے ہوئے ہی تمہاری نانی نے یہ گھر تمہارے نام خریدا تھا، لیکن اس بات سے تم دونوں کو انجان رکھا تاکہ کوئی نیا فساد نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ وہ اپنے نام سے تو پاکستان میں جائیداد خرید نہیں سکتی تھی کہ اس کے پاس خود کو پاکستانی شہری ثابت کرنے کے کوئی کاغذات نہیں تھے، اور نہ وہ دنیا کی نظروں میں آنا چاہتی تھی۔ ویسے بنگال جانے کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے آزمین سے پوچھا۔ ایانا کا جیل سے فرار ہونے کا مقصد اپنے خاندانی مکروہ پیشے کو اپنانا ہے، جو کہ بدقسمتی سے میرا بھی خاندان تھا، مگر میں ان کی کسی بھی غلط روش سے اتفاق نہیں رکھتی۔ لیکن ایانا اگر کہیں مل سکتی ہے تو وہ بنگال ہے۔ میں اپنے لیے ایک بہتر اور حلال زندگی چاہتی ہوں۔ یوں تو مجھ پر اپنی اس بہن کے کسی بھی فعل کی ذمہ داری نہیں، لیکن ایک ماں کا خون ہونے کے ناطے میں ایک بار دنیا کو اس کے ہاتھوں نقصان ہونے سے بچانے کی کوشش تو کر ہی سکتی ہوں۔ بھلے ہی اس عمل میں میرے کچھ سال مزید لگ جائیں، لیکن اپنی سزا کی مدت کم ہونے کا فائدہ اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس نے اپنے ارادے سے انسپیکٹر دلاور کو آگاہ کیا۔ ایسا ہے، پھر تو تمہاری سزا کی مدت کم ہونا ہمارے لیے بھی کافی سود مند رہے گا۔ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہاں کی پولیس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر یہاں پاکستان میں تمہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوئی تو میں تم سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انسپیکٹر دلاور کا شکریہ ادا کر کے وہ وہاں سے چلی گئی، اور انسپیکٹر سوچنے لگا کہ سالوں پہلے ملاقات والی آزمین اور آج کی آزمین میں کوئی خاص فرق نہیں آیا، کہ وہ کل بھی اپنی مرضی کی مالک تھی اور آج بھی اپنی مرضی کی مالک ہے۔ بس اب اسے اچھے اور برے کی پہچان ہو گئی تھی، اور یہ جیل کی سزا کی بدولت نہیں بلکہ اس کے ضمیر کی سزا کی بدولت ممکن ہوا تھا۔ اس کے احساس جرم نے تو اسے توبہ کرنے میں مدد کر کے اس کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا کر دیا تھا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا بنگال سے تعلق اسے کبھی ہندوستان بھی لے پاکستان میں رہتے ہوئے اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا بنگال سے تعلق اسے کبھی ہندوستان بھی لے آئے گا۔ وہ دہلی سے ویسٹ بنگال جانے والی ایک ٹرین میں بیٹھی اپنی پچھلی اور آنے والی زندگی کے تعلق پہ غور کر رہی تھی۔ بنگال کی حدود شروع ہو چکی تھی۔ ایانا کو ڈھونڈ نکالنے کا مقصد اپنی جگہ، لیکن وہ اپنی خاندانی تاریخ کو کھوجنے کے تجسس میں یہاں تک چلی آئی تھی۔ اسے اس بات پہ یقین نہ تھا کہ وہ بنگالی جادوگرنی اس کی سگی نانی تھی، اور نہ ہی اسے ایانا کی جیل میں سنائی گئی اپنی ماں اور 9 خالاؤں کے جادوگرنی ہونے کے جرم میں زندہ جلائی جانے والی کہانی پہ یقین آتا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ جیل سے رہا ہوتے ہی ایک بار تو بنگال اپنی سچائی کی کھوج میں ضرور جائے گی، اور جب سے بنگال کی یہ ہریالیاں شروع ہوئی تھیں اس کے دل نے عجب انداز میں دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ اب تک گزاری زندگی کے سفر کی یادیں اس ریل کے سفر میں اس کی واحد ساتھی تھیں۔ یتیم خانے سے شروع ہوئی اس کی زندگی اسے کہیں دور ماضی میں لے گئی،
जहां वो खुद को बचपन से लेकर जवान होता देख रही थी। स्कॉलरशिप्स पे अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए उसने पहली बार टैक्सी चलाकर रिस्क कमाना शुरू ही किया था कि यतीम खाने में उसकी रिश्ते की खाला बनकर मिलने आती एक औरत उसकी नानी निकल आई और एक लड़की जुड़वा बहन, और यहाँ से शुरू हुई उसके जेल जाने तक की कहानी। वो और आयाना दोनों अलग अलग यतीम खानों में पली थीं। कुछ ही महीनों की दोनों बहनों को उनकी नानी उन्हें बंगाल से पाकिस्तान ले आई थी और अपने मंसूबे के मुताबिक उसने उन दोनों को अलग अलग यतीम खानों में दे दिया था। एक में उसने खुद को एक बच्ची की माँ की सहेली और एक बच्ची की मजबूर गरीब खाला जाहिर किया था। वो सालों गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ उन दोनों से यतीम खाने मिलने आती रही और अपनी नवासियों के जवान होने पर अपने और उनके रिश्ते की सच्चाई बयान करके उन्हें वहाँ से निकाल ले गई थी। उनके अलग अलग हॉस्टल्स में रहने के बंदोबस्त किए और फिर एक दिन उन दोनों बहनों को भी एक दूसरे से मिलवा दिया। आज़मीन, जो कि हमेशा से पढ़ाई में अव्वल रहती थी, अपने मुस्तकबिल और आला तालीम को लेकर फ़िक्रमंद रहती थी, और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चूक हो गई जब उसने अपनी नानी की दी लालच में आकर एक मुआहदे के चलते लड़कियों को अगवा करके अपनी नानी के हवाले कर दिया, जो उसको बताई गई बात के मुताबिक बस एक मामूली सी जादुई अमल का हिस्सा बनने के बाद आज़ाद कर दी जानी थी, लेकिन हकीकत उसके बरखिलाफ और निहायत खौफनाक थी, जो उसकी जादूगर नानी और बहन ने उससे छुपाई थी। वो नौजवान लड़कियां तो किसी शैतानी अमल में कुर्बान की जाने वाली थीं और उनके मुर्दा जिस्म इस जादूगर औरत की मरी हुई बेटियों की बदरूहों के मस्कन बनाए जाने वाले थे। सच्चाई मालूम होने पर उसने उन लड़कियों की जान बचाने के लिए अपनी नानी के उन मकरू अज़ाइम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और ख़ुद पुलिस के आगे पेश हो गई, मगर जो मारी गई थीं उनकी मौत का दुख और अपना एहसास जुर्म उसे एक पल चैन नहीं लेने देता था। सिर्फ यही कर्ब काफ़ी नहीं था कि जेल में अपनी बहन की ज़ुबानी मालूम हुई अपनी बंगाली माँ की मज़लूम दास्तान ने उसे और बेचैन कर दिया था, और अब उसकी ज़िंदगी का ये तीसरा बाब ना जाने उसे क्या दिखाने वाला था। वो चंद माह की थीं जब उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया गया था, लिहाजा हिंदुस्तान की सरजमीन से उसे अब तक कोई जज्बाती लगाव तो महसूस नहीं हुआ था, लेकिन जब से बंगाल की हदूद शुरू हुई थी तब से उनकी माँ के बारे में आयाना की बताई कहानी उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रही थी। कभी उत्तर रूप के गांव का खाका उसके दिमाग में बनता, कभी सांझ के गांव में लगी आग, तो कभी जंगल में दरख्तों से बांध कर जलाई गई उन 10 जादूगरनी बहनों की चीखें उसे बेकरार कर देती। उसका दिल घबराने लगता। उसे अपनी नानी या आयाना में से किसी पे एतबार तो ना था, लेकिन न जाने उसे बंगाल के कदीम जादूगर घराने की वो कहानी यहाँ पहुँचते ही क्यों सच लगने लगी थी। उसका दिल चीख चीख कर उस किस्से की सच्चाई की गवाही दे रहा था। आखिर क्यों? क्या बंगाल की फिजा में ही कोई जादू है? क्या यहाँ का माहौल उसे पहचानता है? आखिर ये नामुमकिन भी क्यों कर हो सकता है कि उसके आबाओ अजदाद यहाँ के सबसे पुराने और बड़े जादूगर थे, जो कई नस्लों से अपने इसी खानदानी पेशे को इसी सरजमीन पर परवान चढ़ाते आ रहे थे, और अब सिर्फ आज़मीन और आयाना ही इस नस्ल के आखिरी नुमाइंदगान थे। जैसे जैसे मंजिल करीब आती जा रही थी, उसका तजस्सुस पछतावे में बदलने लगा था। आखिर मुझे क्या सूझी जो मैं यहाँ चली आई? उसे अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। उसका दिल यहाँ आने पे मुतमईन ना था। उसे लगा जैसे उसका यहाँ आना उसके लिए किसी नई मुसीबत का पेशखामा साबित होने वाला है, लेकिन अपनी माँ और अपने बाप की कहानी सुनने के बाद से वो बंगाल जाकर एक बार उनके घर और गांव को देखना चाहती थी। सो चली आई, लेकिन अब इसका दिल बहुत बेचैन था। चलो, जब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो अब अपना मकसद पूरा करके ही जाऊंगी। और इसने अनगिनत सोचों में घिरे अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दी कि बस कुछ दिनों की तो बात है, मुझे कौन सा हमेशा के लिए यहाँ रहना है। सियाहत ही सही। ट्रेन के स्टेशन पे रुकते ही उसे फिर से घबराहट ने आन घेरा। अब भी वक्त है आज़मीन, इसी ट्रेन से वापस हो लो। नहीं, इसमें इतना डरने की क्या बात है? मेरे माँ बाप की सरजमीन है और अब तो आ ही गई हूँ तो सब देखकर और सब जानकर ही वापस जाऊंगी। उसने बैक वक्त अपने दिल को तसल्ली और यहाँ ठहरने की वजह दोनों ही देते हुए ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कदम उतार दिया। आपको कहाँ जाना है? मैं पिकअप ड्राइवर। एक 17-18 साल के गहरे सांवले लड़के ने उसका सामान पकड़ते हुए उससे बंगाली में पूछा। उसे पूरी बात तो समझ ना आई, पर वो इसका मतलब समझ चुकी थी। ओ नो नो,
डू यू नो इंग्लिश और उर्दू? आई मीन हिंदी? वो भूल गई थी कि यहाँ उर्दू से तो सब लोग नहीं, लेकिन हिंदी से तो फिर भी वाकिफ़ ही होंगे कि ये इनकी कौमी ज़बान है। यस यस मैडम, आई नो इंग्लिश लिटल लिटल, हिंदी भी थोड़ा थोड़ा, वो बंगाली लहजे में बोला। चलो, यानी हम एक दूसरे की बात समझ सकते हैं ना? आज़मीन ने यकीन दहानी चाही। यस यस मैडम, यू स्पीक इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड। उसके जवाब पे आज़मीन ने मुस्कुराते हुए अपना बैग उसके हवाले कर दिया। नाम क्या है तुम्हारा? आज़मीन ने उसके साथ चलते हुए पूछा। अमार नाम? भानो। उसने बंगाली लहजे में हिंदी बोलने की कोशिश की। भानो, मेरा नाम आज़मीन है। मुझे आज रहने के लिए कोई अच्छा सा गेस्ट हाउस या होटल का कमरा चाहिए। फिर कल बताऊंगी कि मुझे कहाँ जाना है। तुम किसी शख्स का बंदोबस्त कर सकते हो जो बंगाल की सब जगहों से वाकिफ़ हो? आज़मीन ने पूछा तो भानो बोला, मैडम हम सब बंगाल जानता, आपको किधर को भी जाना, यू टेल मी। ड्राइवर भी, गाइड भी, सब है। आपका होटल का भी सब देख लेगा, आप फिक्र ना करो। ओ भानो, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। पैसे कितने लोगे? आज़मीन ने सोचा कि कहीं ये पैसे की लालच में ही सब काम करने को तैयार तो नहीं हो क्या। मैडम, हम इतने पैसे नहीं लेता, बाकी लोग आपको बहुत पैसे बोलेगा। आप यहाँ का नहीं लगता ना? बंगाल पहली बार आया है ना? भानु ने उसका सामान गाड़ी में रखते हुए अपनी सफाई दी और सवाल भी कर दिया। बंगाल ही नहीं, मैं तो इंडिया ही पहली बार आई हूँ। आज़मीन के जवाब पे उसने हैरत से उसे देखते हुए पूछा, कहाँ से? पाकिस्तान से। आज़मीन ने अंदर बैठते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। आप मुसलमान हो? हाँ। किसी से मिलने आया है? हाँ, यूं ही समझ लो, अपने माँ बाबा के गांव वालों से मिलने। आपका माँ बाबा यहाँ पे? पर आप तो पाकिस्तानी हो। भानु गाड़ी चलाते हुए भी उसके इंटरव्यू को जारी रखे हुए था। माँ बाप बंगाली थे, उनके मरने के बाद मुझे पाकिस्तान भेज दिया गया था। अब आज़मीन को उसके सवालों से कोफ्त होने लगी थी। भानु, मेरे सर में दर्द है, आराम करना चाहती हूँ। होटल कितनी दूर है? मैडम, बस आधे घंटे में पहुँच जाएगा। आपको अच्छे होटल का ही बताएगा। आप तो बंगाली हो, देखने में नहीं लगता। यू कम फर्स्ट टाइम, हम आपको सब हेल्प यहाँ पे, आप डोंट वरी। भानु जो उसके पाकिस्तानी होने पर पहले परेशान हुआ था, अब उसके बंगाली निकल आने पर खुश हो रहा था। थैंक यू भानु, आई रियली अप्रिशिएट इट। और वो ये कहकर खिड़की से बाहर झांकने लगी।